जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे भारत का मैदानी क्षेत्र, भारत का जो विशाल मैदान है उत्तर भारत में, उसी को अध्ययन करेंगे। और दूसरा अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय भारत। इसको समझने की पूरा कोशिश करेंगे। वीडियो में आप बने रहिए कि प्रायद्वीपीय भारत को दो भागों में कैसे बांटा गया है। दक्कन ट्रेप के नाम से किसे जाना जाता है, उनको जो पठार है वो पठारों को अलग अलग डिवीजन कैसे किया गया है। जैसे मालवा का पठार हो गया, सतपुड़ा का पठार हो गया, नागपुर का पठार हो गया, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार हो गया, इसको अध्ययन करेंगे। फिर गारो खासी जनितिया जो पर्वत है, यहाँ पे जनजाति है, पठार पर्वत है, पहाड़ी है, इसको अध्ययन करेंगे। फिर देखेंगे जो भारत जो अरावली है इसका अध्ययन करेंगे, मालवा करेंगे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ऐसे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उसको हम देखते चलेंगे, आप उसको लिखते चलिए। ठीक है, ऐसे सभी को बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। इसलिए इसको बता दिए दक्कन वाला, इसे मालवा पर सतपुड़ा वाला, कि इस चर्चा में जब आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप फिर देखेंगे हिमालय में जो मैदान का निर्माण हो रहा है, विशाल भारत में जो विशाल उत्तर भारत मैदान का निर्माण हो रहा है, जो तीन प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है, उत्तर भारत के इस सब की देखेंगे। ठीक है, इसी के बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्रश्न बन रहा है, इस सबको अध्ययन करेंगे। तो आपको पूरा वीडियो जब देखेंगे तो आपको समझ आएंगे कि हाँ कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होते जा रहा है। तो चलिए वीडियो का हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। देखिए, कल हम लोग हिमालय वाला पार्ट देखिए, तो सबसे पहले कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, इसमें मुख्य रूप से तीन नदियों की भूमिका है और उनकी सहायक नदियों की भूमिका है। इसी का छेद और निक्षेपण से, इसी का क्या है, निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। तीन नदी कौन है, तीन नदी, जिसमें सिंधु नदी है, सिंधु नदी, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी, पुत्र नदी। ये तीन नदी है और जो बच गई है, और इनकी सहायक नदियों के क्या, इसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से, निक्षेपण, ठीक है, चाहे अवसाद से क्या हुआ है, ये विशाल भारत का क्या है, मैदान का निर्माण हुआ है। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे, ये उत्तर भारत की जो विशेषताएं है पूछेगा। जैसे हम लोग शुरू में पढ़े थे कि हिमालय क्या विशेषताएं है, उनके बारे में देखेंगे कि हिमालय ऊपर है, बर्फ ढका हुआ है, कैसे है, सतत विकास कैसे हुआ है, उसमें कौन जंगल है, कितना पहाड़ है, नदियां कैसे निकलती है, वो सब देखे थे। अब यही हम लोग देखेंगे उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है इसकी विशेषताएं को हम लोग देखेंगे। तो तीन देख लिए हम। अब देखते हैं इसमें क्या है। सबसे मेन रूप से जो है, अब इसमें जो है हम लोग देखेंगे नदियों के सहायक बना हुआ है, जो जलोढ़ निक्षेप से बना है। पूछेगा उत्तर भारत का जो मैदान है, क्वेश्चन पूछेगा किससे बना हुआ है, जलोढ़ निक्षेप से, जलोढ़ मृदा से। जो जलोढ़ मृदा, उत्तर भारत का मैदान किससे बना है, जलोढ़ मृदा से। पूछेगा कि जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत किस क्षेत्र में है, तो उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का विस्तार, एक क्वेश्चन पूछेगा। फिर देगा इसको निर्माण में लाखों वर्ष, फिर एक गिरिपद आ रहा है, गिरिपद, ये पर्वत के नीचे जो गोद में हिमालय भारत उधरी में गया है, और देखेंगे तो गोद में है नीचे, जस्ट हिमालय के नीचे उत्तर भारत का विशाल का जो निर्माण हुआ वहां पे है। बेसिन द्रोणी जो देखेंगे उसके हिसाब से जो नदियां बहती है, उसका जो एरिया होता है जलोढ़ के निक्षेप से मैदानों का निर्माण हुआ है, उसी को होती है। ये क्या होता है, सबसे उपजाऊ मृदा होता है। पूछेगा ये कौन सी मिट्टी है जो सबसे उपजाऊ होती है, तो जलोढ़ मृदा जो है सबसे उपजाऊ होता है। इसलिए उपजाऊ होता है कि बाढ़ हम हर साल यहाँ आता है और नवीन मृदाएं यहाँ पे पाई जाती है, इस कारण। फिर इसका देखेगा कि इसका विस्तार भारत में कितना है टोटल, तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर, इसको लिख लीजिएगा है। फिर यह मैदान लगभग इतने किलोमीटर लंबी जा रही है। गंगा क्या है, गंगा निकल यहाँ से बंगाल खाड़ी में 2525 किलोमीटर बढ़ जाता है, तो ये 2400 किलोमीटर तक लगभग मान लिया गया है कि इसकी लंबाई है जलोढ़ मैदान की, उत्तर भारत के विशाल मैदान की, और 240 किलोमीटर इसकी चौड़ाई के हिसाब से रखा गया है। तो चलिए अब इसको आगे देखते हैं। इसकी विशेषताएं पूछता है, हमेशा पूछता है इसके बारे में। अब देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन एक और दे रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट। माजुली
नदी द्वीप। ये क्या है? विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? माजुली नदी द्वीप है। ये कहाँ है? असम में है। किस नदी पे बनी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, पुत्रे नदी पर। पूछा किस नदी? ब्रह्मपुत्र नदी बनी है। तो माजुली नदी द्वीप का निर्माण कैसे होता है? देखिए, जो नदियां पर्वत से जब निकलती है तो धीरे धीरे जब नीचे आती है तो क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसका जो ढाल होता है कम होता है। ऊपर से नीचे आएगा, धीरे धीरे आएगा मैदानी क्षेत्र में तो ढाल कम हो जाएगा, ढाल कम हो जाएगा। ढाल कम होने के साथ साथ इसके गति भी कम हो जाती है। नदिया की जो गति है, गति कम हो जाती है। जब गति कम हो जाएगी तो ये छितराने लगेगी। ठीक है। अब बीच में क्या होगा कि अवसाद जो जमा हो जाएगा तो दोनों तरफ बहेगी नदी है। यहाँ पे एक द्वीप के में, जैसे अरब सागर है, बंगाल खाड़ी द्वीप में, द्वीपीय देश है। ठीक है। तो द्वीप हो जाएगा। इस पे क्या है? मानव का निवास है। क्या है? मानव के निवास भी है, मानव का निवास है। तो इस प्रकार से नदी द्वीप का निर्माण होता है। पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली है। किस नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बना है। किस राज्य में है? तो असम में है। ठीक है। क्यों बनता है? तो नदी का ढाल कम हो जाता है, गति कम होने के कारण अवसाद जमा हो जाता है, एक नदी द्वीप का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह हम इसको देखेंगे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इसके अनुकूल कैसे पाया। देखिए अब देखेंगे कि इतने में चौड़ा है, यह संगत जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है। ये तो हम देख रहे हैं नदी द्वीप के बारे में पूरे। ये पूछ रहा है कि उत्तर भारत का मैदान क्या है? वहां पर जब मैदान क्षेत्र रहेगा तो कृषि कार्य अधिक होता है। और जब कृषि कार्य होगा तो जनसंख्या वहां पर रहेगी। तो पूछेगा उत्तर भारत के मैदान की जो विशेषता है, तो सघन जनसंख्या यहाँ पे है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। अगर देखेंगे जनसंख्या में 3 राज्य पूरा भारत में सबसे अधिक है जनसंख्या घनत्व में, जनसंख्या में। ठीक है। तो ये सब राज्य इसी में आता है। यहाँ का मृदा आवरण सबसे अधिक होता है, पर्याप्त पानी की व्यवस्था उपलब्ध होता है, अनुकूल जलवायु मिल जाती है, तो कृषि कार्य यहाँ अधिक होता है। तो इसलिए उत्पादन क्षेत्र बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा? यहाँ पर जनसंख्या अधिक हो जाएगी। अब देखिए, जब इसको हम देखते हैं यहाँ पे अधिक उत्पादन क्षेत्र वाला, यहाँ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। उत्तर में जो हिमालय पे नदियां निकल के आ रही है, वहां से नदियां निकल के आ रही है, तो ये क्या है? निक्षेप जो अवसाद लिया कर निक्षेपण जमा करती है। यहाँ पे निक्षेप जमा कर दी तो क्या होगा? मैदान का निर्माण होगा। अब मैदान का निर्माण हो जाएगा तो ये मृदा क्या हो जाएगी? उपजाऊ हो जाएगी। उपजाऊ हो जाएगी तो क्या कृषि कार्य अच्छे से यहाँ पे होगा। और निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी गति कम हो जाती है, जिसके कारण नदी द्वीप का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा नदी द्वीप का, तब हम बताइए दिया है। और ये पूछेगा नदी द्वीप का निर्माण कैसे हो रहा था, देखिए यहाँ पे दिया है अच्छे से। इसको भी लिख लेंगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। उत्तरी पर्वतीय से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। अब उत्तर से जितना अवसाद लेकर रही है वो जमा कर दे रही है। ठीक है, आगे जमा कर दे रही है। जब जमा कर देगी निचले भाग में क्या हो जाए? क्यों जमा कर देगी? इसका ढाल कम होने के कारण नदी में गति कम हो जाएगी। जब ढाल कम होता है गति भी कम हो जाएगी। शुरू में बता दें, जिस कारण नदियां इधर बह रही है, लेकिन साइड से बहेगी। जब साइड से बहेगी, बीच में जो क्षेत्र बच जाएगा, इन नदी द्वीप का निर्माण हो जाएगा। और यही माजुली नदी द्वीप का इसी तरह से निर्माण होता है। इसी को बोलते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आराम से आप इसको समझिए नदी द्वीप का निर्माण कैसे हुआ है। अब इसको देखते हैं कि धाराओं में कैसे धाराओं में बितर जाती है। ठीक है, नदियां। और देखते हैं कि नदियां अपने निचले भाग में गाद एकीकृत हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। अब देखिए, वो नदी है ऊपर से आ रही है, उसमें अवसाद जमा हो जाता है। अवसाद बहुत आ रही है, अवसाद जमा हो गया तो इतने अवसाद धीरे धीरे छोड़ेगी, चारों तरफ छोड़ेगी तो बहुत सारे दिशाओं में क्या हो गया? अवसाद छोड़ देगी, कचरा जैसे डेल्टा में तो बढ़ जाएगी। बढ़ जाने के कारण क्या होगा? इसी को बोल रहा है वितरिका बोला जाता है। जब बढ़ने का वितरिका पूछा गया, वितरिका क्या होता है? जब नदियां बहुत सारे धाराओं में, एक धारा में भी आ रही है लेकिन आने के बाद नीचे से क्या बहुत सारे धाराओं में बढ़ जाती है, इसी को मिलता है वितरिका बोलते हैं। वितरिका क्या है? तो नदी के धाराओं को विभिन्न दिशाओं में बढ़ जाना क्या है? धाराओं को वितरिका कहा जाता है। क्या है? सभी धाराओं में बढ़ जाना। नदी जो मुख्य नदी है जो सभी धाराओं में बढ़ जाती है, उसी को वितरिका कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लीजिए। अब देखते हैं, अब इसमें एक दो शब्द है, इसको भी देख चलते हैं। दोआब का अर्थ क्या पूछता है?
दोआब किसे कहते हैं, चाहे दोआब का अर्थ बताइए, 1 नंबर या चाहे 2 नंबर या क्वेश्चन में दे देगा, किसी बीपीएससी टीचर के एग्जाम में देगा, चाहे 11 के एग्जाम में देगा। दोआब का अर्थ क्या है, दोआब मैंने दो, आब मीन्स पानी, तो दो नदियों के बीच का जो भूमि बीच का भाग होता है उसे दोआब कहते हैं। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दोआब आप का अर्थ पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ होता है 5 और आप का अर्थ है पानी। देखिए इसको आसान भाषा में समझे, दोआब का अर्थ मतलब एक हर नदी हो गया, ठीक है, एक और नदी है। तो दो नदियों के बीच का जो भूमि होता है, दो नदियों के बीच का जो भाग होता है, दो नदियों के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। फिर आ गया कि पंजाब। पंजाब क्या है, पंजाब में सप्त संदेह प्रदेश में क्या है, इतिहास समझना पड़ेगा। पंजाब का अर्थ क्या है, तो पंज के मतलब 5। आपके पंजाब, आप यहाँ पे जाएंगे पंज, आप जब आएंगे पंज, आप आएंगे, आपके मतलब होता है पानी। तो क्या हो, जैसे आप करते हैं पानी, तो पंजाब 5 नदियों के क्षेत्र में बहने वाली जो पानी होती है उसी को पंजाब कहते हैं। तो ये सब संदेह क्षेत्र भी कहता है कि उस समय पंजाब वाला एरिया में 5 नदियां आजकल बह रही है, उस समय 7 नदियां बहती थी क्षेत्र में। तो इस तरह इसको हम लोग जानेंगे पंजाब को। अब देखिए उत्तरी भारत को मोटे तौर पर 3 उप वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में क्यों बांटा गया, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से लेके, ठीक है, इसकी विशेषताओं को अलग अलग छांट के इसको अध्ययन किया गया। तो देखिए उत्तर मैदान के पश्चिमी भाग पंजाब को मैदान कहा गया। देखिए अब इसको 3 भागों में मैदान क्यों बढ़ गया, देखिए तो भारत का जो मैप अगर हम देखेंगे ऊपर से आपको पूरा समझ चलाएगा। जो तो इधर पंजाब वाला जो एरिया है, तो किस क्षेत्र में डायरेक्ट बनेंगे, तो वो वाला उत्तर में है, आई पश्चिम में, उत्तर नीचे से देखेंगे तो उत्तर हो गया, आई पश्चिम साइड में है। इसमें मैं पाकिस्तान भी अगर छोड़ दे पंजाब वाला एरिया, तो इसको नाम दिया गया है, पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा गया है। उत्तर मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान है। इसमें क्या क्या है, इसमें सिंधु इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए हैं। बहुत से बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित रहता है। सिंधु नदी के बहुत सारे भाग क्या होता है, पंजाब में पड़ जाता है। क्या है, जो सिंधु नदी पंजाब में क्या है, जीवन रेखा माना गया कि सिंधु नदी के जल अगर रोक दिया जाएगा, जल समझौता आपको पढ़ाए थे हम जब फर्स्ट वीडियो पढ़ाया, जल समझौता 1960 वाला पढ़ाए थे, भारत और पाकिस्तान वाला है हम पढ़ाए थे। 80% कौन जल का प्रयोग करेगा, अब 20% कौन करेगा, 20% और 80% वाला, ये भारत करेगा, ये पाक करेगा, पाकिस्तान करेगा, ये सब पूरा हम पढ़ा दिए। तो इस तरह है, तो सिंधु और इनकी सहायक नदियां पूछेगा आप क्वेश्चन कि 3 वर्गों में नहीं पूछेगा कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पूछेगा कि सिंधु नदी के सहायक नदी कौन कौन है। सिंधु नदी के सहायक, ये मत भूलिए कि आपको केवल नदी चलना पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इनकी सहायक नदियां कौन कौन से है। सिंधु की सहायक नदी है चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, अभी झेलम नहीं है, इसमें झेलम नदी है, झेलम नदी हो गया आपका सिंधु के सहायक है, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास और सतलज, ये सब क्या है, किसकी सहायक नदी है, इस सिंधु की सहायक नदी। पूछेगा 2 सिंधु की सहायक नदियों का नाम लिखिए। यही चीज क्या है, एक उत्तर और पश्चिम भारत में विशाल मैदान का निर्माण करने में भूमिका निभा रही यही नदियां। चलिए नदियां इसके निर्माण में भूमिका निभा रही है। दूसरा देखिए, इसमें दूसरा भाग, इसको 3 भागों में बांटा गया। दूसरा बांटा गया है इसका कि गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर नदी से तीस्ता नदी के बीच। यहाँ पे देखेंगे तो घग्गर नेपाल वाला पार्ट उत्तर देखेंगे, यहाँ से लेके जब उत्तराखंड में आएंगे तो यहाँ से घग्गर के लेके आया तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल सिक्किम के एरिया तक आएंगे तो उब आ जाएगा, यहाँ से पूरा जाएगा, इससे इसमें आ जाएगा उत्तराखंड आपका आ जाएगा। इसमें कुछ गंगा नदी निकल दिया तो इसमें आ जाएगा आपको मेन है यूपी, बिहार, बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये जो सब मेन नदियां जो है क्षेत्र है, इसमें क्या होगा, हाँ ये भी झारखंड इसमें है अभी,
झारखंड से बहती है गंगा, झारखंड भी है। ये सब नदियां में क्या करिए, यहाँ पे दिल्ली हरियाणा तो चलिए जाएगा, इस एरिया में चला जाएगा। जब उत्तराखंड से लेंगे तो नीचे वाला एरिया में नोएडा वाला जो सेक्टर है जमुना का है, जमुना जो क्या है किसी सहायक है, गंगा के सहायक नदी है। तो इस सब एरिया में क्या है, गंगा के एक विशाल मैदान का निर्माण होता है, इसको अलग से पटा गया है। तो पूछेगा गंगा के इस क्षेत्र किस राज्यों में होता है, तो उत्तर भारत के विषय में हरियाणा, दिल्ली सब नोएडा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बिहार, झारखंड, कुछ भाग अब पश्चिम बंगाल में फैला है। यहां तक तो आ गया उत्तर भारत के विशाल मैदान में। गंगावर पूछेगा गंगा के मैदान कहाँ तक फैला है, तो घोघर और तीस्ता के बीच। फिर जब उसके पश्चिम क्षेत्र में जाएंगे, और पश्चिम माने यहाँ से जा रहा है तो पूर्व पश्चिम से पूर्व में की ओर जा रहा है, पूर्व में कौन आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र आ जाएगी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का इसके विशेषकर यहाँ पे असम क्षेत्र में स्थित है। कहा जाए वहां से अरुणाचल प्रदेश से आगे असम बहते हुए बंगाल की खाड़ी में आगे गिरती है। तो इस एरिया को हम इसको अध्ययन करते हैं, तो इस 3 भागों में बांटे हैं। और फिर कहते हैं कि उत्तरी भाग व्याख्या समानता इसके ऊंचावाचों के बिना विविधता से नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कि नहीं किया जाता है। लेकिन इस आधार पर हम देखेंगे तो ऊंचावाच में देखिए किसका आकृति भिन्नता है ना, भारत विविधता में एकता है। कि उत्तरी मैदान का 4 भागों में विभाजित किया गया है। और देखिए नदियां पर्वतों से उतरते समय शिवालिक की ढाल तक कम हो जाएगा, इतना मीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, जिसे हम भाबर ना, बहुत प्रसिद्ध शब्द है भाबर, भाबर। तो हम आपको पढ़ाए तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा कि जो हिमालय पर्वत 3 श्रेणियां हैं, ठीक है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। तो शिवालिक क्षेत्र के ढाल पर आते हैं 16 से 8 किलोमीटर के जो चौड़ी पट्टी में, तो गोटिका में मतलब के छोटे छोटे पत्थर, छोटे बड़े पत्थर की छोटे बड़े पत्थर बहुत सारे हिमालय पर्वतों से टुकड़ के टूटते नीचे आते हैं। जब उस सब क्षेत्र में आते हैं तो यह भाबर का निर्माण करते हैं, जल क्षेत्र यहाँ पर जमा होते हैं और सब नदियां आकर धीरे धीरे शांत हो जाती है। सरिताएं का मतलब सभी नदियां, सरिताएं का मतलब नदी, इस सब नदी क्षेत्र होती है। एक भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है, छोटे छोटे और बड़े पठारों में आके विलुप्त हो जाती है और धीरे धीरे बहने लगती है पार्टी में। ये सब जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र में घूमने के लिए उसी तरह से। अभी दक्षिण में जैसे आते हैं, दक्षिण क्षेत्र में इसके क्या सरिताएं और नदियां पुनः निकलती है। आपको अगर बिहार का है, पश्चिमी चंपारण क्षेत्र का है, तो अब एक क्षेत्र में जाएंगे, जब जैसे आप जाएंगे कहाँ पे बता दें आपको हम, जैसे वाल्मीकि नगर जाएंगे तो वहां पे गंडक नदी के जब वो क्षेत्र में जाएंगे तो शिवालिक के बहुत सारे पाठ है वहां पे मिलेगा, तो वहां पे भाबर वाला क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। पुनः नदी यहाँ पे निकलती है, जैसे गंडक वहीं से निकलती है इसी तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये क्षेत्र का और ही जब वहां से और ही आगे नीचे देते हैं, तो जब वाल्मीकि नगर जाएंगे तो दलदली क्षेत्र मिलेगा वहां जंगल में, तो यहाँ में नाम में अब दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है जिसे हम तराई कहते हैं। अगर तराई जो नाम लगे, हिमालय की तराई में जाइए तो वहीं जब भाबर क्षेत्र में नीचे आएंगे तो हिमालय के तराई में जाएंगे, वहां पे क्या विशेषता है, नमी की मात्रा वहां हमेशा रहेगी और दलदली क्षेत्र रहेगी, घने जंगल रहेंगे, पशु से क्या जिंदगी यहाँ पे वन प्राणी से भरा जंगल रहेगा और घने जंगल का क्षेत्र रहेगा, ठीक है। बंटवारे पाकिस्तान में समझे चले गए, तो ये सब चित्र क्या है, ये 2 शब्द मिला है, भाबर और तराई। ये दोनों को अध्ययन आराम से जब करेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से आपको यहीं से मिल जाएगा सभी। सरिताएं भाबर का निर्माण करती है, विलुप्त हो जाती है, इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं नदियां पुनः निकल जाती है, नमी और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। सब लोग बोलते हैं हिमालय के तराई में। अब देखिए, अब यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ से फिर जो मेन है भी देखिए, एक दिया कि क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क पूछेगा कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश पूछता है क्वेश्चन, यहाँ नाम देके पूछ देगा कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस क्षेत्र में, तो उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि स्थिति ज्ञात कीजिए, किस में, उत्तर प्रदेश में। फिर उत्तर भारत का सबसे विशाल मैदान को पुराने जोलोड का बना है। जो उत्तर वाला भाग है, जो हिमालय के नीचे आएंगे तो ऊपर वाला एरिया में नीचे से आएंगे तो जो मैदान बना है, तो नदियां तो इधर से आती है,
लेकिन बाढ़ इधर नहीं होता है। बाढ़ निचली क्षेत्र में पानी बाढ़ आती है हमेशा, तो ऊपर वाला क्षेत्र क्या होता है, बांगर हो जाता है, बाढ़ के पानी नहीं पहुंचता। यहाँ पे बाढ़ की पानी नहीं पहुंचता है। यहीं से आपको मिलेगा कि कौन से बांगर है, कौन से खादर है। अब यहीं से समझ आएगा बांगर माटी क्या है, अब खादर मिट्टी किसे कहते हैं। ये अलग से 10 क्लास में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा क्यों कहा जाता है। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान पुराने जलोढ़ का बना होता है। पुराने जलोढ़ का मतलब बांगर, बांगर के इसको भांगर भी कहते हैं, भागर, भांगर भी कहा जाता है, कहीं कहीं बांगर को भांगर भी कहा जाता है। नदियों के बाढ़ आने के ऊपर वाले स्थित है, नदी के बाद नीचे आते हैं, ऊपर है तो वहां बाढ़ के पानी नहीं पीते। वेदिकाएं जैसे आकृति प्रदर्शित करते हैं, इस भाग को भांगर कहते, नहीं बोले कि बांगर को हम भांगर के नाम से। क्षेत्र क्या कहते हैं, जो विशाल मैदान के ऊपरी जलोढ़ वाला मिट्टी है उसको जलोढ़ मिट्टी के 2 भागों में बांटा गया, ठीक है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। तो ऊपरी जलोढ़ जो है पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, इसी को भांगर के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार मिट्टी, क्या हो गया, चूने की मात्रा बढ़ दी। आपको खेत में जाएंगे बहुत सारा बगीचा होता है, वहां पे एग्जाम्पल दे रहा है बगीचा। जब बगीचा में जाएंगे तो मिट्टी आपको बारिश होगी तो आपको चूना खाने दिखाई देगा, चूना। और फिर दूसरा चीज देगा कंकड़, वहां दिखाई देगा टार आपको। कंकड़ गाछी में जाएंगे तो बहुत सारा बारिश हो जाता है, कंकड़ दिखाए, तो उन मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है, वहाँ बाढ़ के पानी नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो कंकड़ होता है, तो इसे बोला थे निक्षेप जमा होता है। ये पूरा क्या है, बांगर है, भांगर है और पुराने जलोढ़ है, जिसे स्थानीय भाषा हम लोग क्या कहते हैं, कंकड़ कहते हैं। कंकड़ ज्यादा बड़े गाछी में, तो इसको कहते हैं। अब इसी का उल्टा होता है जलोढ़। देखिए यहीं से देखिए, यहाँ से क्लियर अलग होगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। यहाँ बाढ़ वाले मैदानी नया तथा युवा निक्षेपण में नया जमा हो रहा है मिट्टी, बारिश दहवा के लेकर यह नया मिट्टी है तो उपजाऊ होता है ज्यादा, इसे खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, पुनर्निर्माण। जो हर साल बारिश होती है, बाढ़ आता है, तो हर साल क्या है, जलोढ़ मिट्टी जो नया मिट्टी उसका निर्माण होता है, इसी को खादर कहा जाता है। इसको क्या बोलता है, खादर कहा जाता है, इसको खादर। इसकी विशेषताएं क्या है कि उपजाऊ होते हैं या गहन खेती के लिए आदर्श मानते हैं। पूछेगा कि उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है जलोढ़ में, तो कौन हो जाएगा, खादर। उसकी क्या है, गहन खेती यहाँ पे की जाती है। तो इस तरह हम लोग देख लिए भारत का मैंने भी क्या देख लिए, भारत को मैदान को देख लिए, विशाल मैदान को हम लोग देख लिए आराम से। अब हम लोग देखेंगे भारत के पठार को। ये पठारी क्षेत्र जब बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको प्रादीपीय पठार के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको दक्षिण पठार भी कहते हैं। इसको क्या है, प्रादीपीय दक्षिण पठार, और कहीं लिखा रहेगा दक्षिण पठार, तो समझिए यही है दक्षिण पठार। दक्षिण पठार पूछेगा, पहले देखिए पठार क्या है, इसको पहले बता दें। तो आप अगर मेज देखे होंगे, टेबल देखे होंगे, मेज आप अगर देखेंगे तो आपको, अगर मेज देखेंगे आपको, तो मेज आपको समझ आ जाएगा। इसमें हाइट तो है, हाइट है, लेकिन बीच में क्या है, चिपटा है। इसमें बीच में चिपटा होता है। हाइट तो रहेगा लेकिन चिपटा रहेगा, थोड़ा समतल रहेगा, उसी को पठार बोला जाता है। देखिए हाइट रहेगी लेकिन ऊपर जाके चिमटा हो जाएगी, तो इसको पठार कहता है। इसको एक मेज की आकृति के रूप में तुलना करके बताया गया है कि आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टल, ठीक है, तो एक पठार है इसी को। लेकिन पठार देखेंगे तो दक्षिण भारत के पठार देखेंगे, देखिए भारत के और मैप में देखेंगे तो यहाँ से शुरू होता है दक्षिण पठार। यहाँ से अगर देखेंगे दक्षिण पठार किस आकार का है, यहाँ से तो त्रिभुजाकार का है, त्रिभुजाकार। तो पूछेगा कि पठार की है तो चिमटा है मेज के आकार का, लेकिन पठार भारत क्या है, त्रिभुज के आकार का। फिर बोले कि पठार बना क्या है, पठार में क्या होता है, खनिज लवण जितने होते हैं, संसाधन होते हैं, तो किस चट्टान का बना है, तो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना होता है। इसमें ये ज्यादा आग्नेय चट्टान होता है, रूपांतरित शैल जो बदलते रहते उससे बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना है। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। जो पठार है टूटा है, जो आपको शुरू में इससे पहले वाला वीडियो में बताया है कि प्राचीन खंड भारत कौन सा भूभाग से निर्माण हुआ है, यही दक्षिणी पठार है, प्राटवीय भारत है, जो भारत की मुख्य भूमि कहा गया है। इसी पठारी भाग और चौड़ी और छिछली घाटियों में गोलाकार पहाड़ियां है। पठार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पूछेगा कि जो प्रादीपीय पठार है इसे कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। क्यों बांटा गया, इसकी अलग अलग विशेषता है। तो पहला विशेषता क्या है, इसका देख लीजिए, उच्च भूमि है,
क्या है, मध्य उच्च भूमि है। तो मध्य उच्च भूमि के विभाजन क्या है, तो मालवा का पठार जब देखेंगे, ठीक है, तो उसके नीचे वाला जो पार्ट है मालवा, मालवा के पठार के नीचे आएंगे, ठीक है, तो बिंद पठार आएंगे, बिंद का पठार, फिर नर्मदा नदी आएगी, ठीक है, और सतपुड़ा आएगा, सतपुड़ा। तो यहाँ से पूछता जाएगा, इस पार से जब आएंगे तो इसको दो भागों में बांटा गया है। इसी चीज को हम इसमें सभी को अध्ययन करेंगे, बताएंगे आपको कि कैसे कैसे हुआ है। देखिए, दो भागों में बट गया है, एक तो भाग आपका ये हो गया, दूसरा भैया दक्कन का पठार हो गया। नर्मदा नदी के उत्तर वाला प्रायद्वीपीय पठार का यह भाग, जो नर्मदा नदी बोले थे, ऊपर वाला भाग मालवा पठार के अधिकार भाग क्षेत्र में फैला है। अब बोले थे कि नर्मदा नदी के ऊपर जाएंगे तो मालवा पठार जाएगा, उसे हम उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। पूछेगा कि उच्च भूमि के नाम से किसे जानते हैं, तो नर्मदा नदी के जो प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर वाले भाग है उसे उच्च भूमि इसलिए कहते हैं कि नीचे वाला क्षेत्र से यह ऊपर है, इसलिए इसको उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। जो नर्मदा नदी के ऊपर जो मालवा का पठार है उसको उच्च भूमि के नाम से कहते हैं। जो बिंद श्रृंखला, बिंद पर्वत है, दक्षिण में सतपुड़ा, बोले कि उसके दक्षिण में सतपुड़ा है, तो उत्तर पश्चिम में अरावली है। अब आएंगे यहाँ से तो कह रहा है कि यहाँ तक आपको क्या है, बिंद हो गया, इसके उत्तर पश्चिम, इसके उत्तर में जाएंगे, फिर पश्चिम में जाएंगे, यहाँ पे आपको अरावली मिलेगी, अरावली पर्वत आपको यहाँ मिलेगी। तो यही करेगा क्या है कि उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला से क्या है, घिरी हुई है, अरावली श्रृंखला से घिरी हुई है, यहाँ से अरावली श्रृंखला से ही घिरी हुई है। पूछेगा अरावली किस राज्य में है, अरावली पर्वत, तो राजस्थान में है। फिर राजस्थान में पूछेगा मिट्टी, जब चैप्टर अध्ययन करेंगे तो वहाँ पूरा क्लियर करेंगे राजस्थान में कौन सा मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसको देखेंगे। तो यहाँ पे राजस्थान में बलुई मिट्टी पाई जाती है, आप पथरीली मरुस्थल मिल जाते हैं यहाँ पे। इसी तरह बहने वाली नदियाँ, पूछेगा कि राजस्थान में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, तो इसमें यह चंबल नदी है, सिंध नदी है, बेतवा है, केन है, दक्षिण पश्चिम के से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। देखिए अब यहाँ पे अरावली आपको मान लेते हैं, यहाँ पे आएंगे तो अरावली है, तो अरावली इसकी क्या है, देखिए यहाँ दक्षिण पश्चिम, तो इसके दक्षिण में तो है, लेकिन पश्चिम में बह कहाँ पर रही है, उत्तर पूर्व के, उत्तर जा रही है, अब पूर्व की दिशा में बह रही है। तो यहाँ आ रही है, यहाँ से आ रहा है जमुना नदी, यमुना नदी आ रही है, यमुना नदी आ रही है। तो ये नदियाँ पूछेगा यमुना के सहायक नदी कौन कौन सी है, तो चंबल हो गया, चंबल, यहीं से देखिए, यहीं से मिलता है कॉन्सेप्ट इसका। बेतवा हो गया, केन ले लिए, बेतवा ले लीजिए, ये सब क्या है, यमुना के सहायक नदी है, ये भी इसकी सहायक नदी है, बहती है। इस प्रकार से क्षेत्र को हम अध्ययन कर सकते हैं। तो क्या सब पर हम लोग सब उसका ढाल वाला, भूमि वाला, उच्च चौड़ी वाला है, उसको देखें। अब देखिए इसको फिर देखेंगे आगे से, ढाल को तरफ उच्च भूमि वाले पश्चिमी चौड़ी, उच्च भूमि वाले है, ऊपर जगह है लेकिन पश्चिमी चौड़ी कह रहा है, उसके पश्चिम क्षेत्र में लेकिन चौड़ा है, लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। जो पश्चिम में एरिया है इसका, तो ऊपर जो पश्चिम में चौड़ा है, पूर्व में जाकर संकीर्ण हो जा रहा है इतना। इससे पूर्वी विस्तार को स्थानीय भाषा में बुंदेलखंड कह रहा है। अब उत्तर पश्चिम में जब जा रहे हैं हम, इसको जो पश्चिम वाला एरिया है बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। पूछेगा कि उच्च भूमि का जो क्षेत्र है, मालवा पठार का जो पूर्वी वाला एरिया है, वो किस नाम से जाना जाता है, मालवा, मालवा पठार। जब प्रायद्वीपीय भारत में उच्च भूमि का जो पूर्वी एरिया कह रहा है, पूर्वी एरिया का विस्तार, पूर्वी जो उसके इस साइड, मालवा के इस साइड वाला एरिया है, किस नाम आता है, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जानते हैं। पूछेगा क्वेश्चन तो नाम से जानते हैं। फिर उससे और पूर्व के विस्तार करेंगे, जब इधर से आएंगे, इधर झारखंड वाला जब एरिया में आएंगे तो दामोदर नदी, ठीक है, द्वारा अपवाय छोटा नागपुर पठार को दर्शाता है। दामोदर नदी क्या हमारे झारखंड में बहती है, यहाँ पे तो छोटा नागपुर पठार झारखंड में गया, यहाँ पे वहां भी पठारे है, तो इसको दर्शा रहा है, इसको नागपुर छोटा पूर्णा पठार को दर्शा रहा है। फिर इसके दक्षिणी पठार त्रिभुजाकार होगी, जिसे पढ़ाए थे शुरू में आपको कि जो दक्षिण वाले यह है क्या है, ये सब त्रिभुज के आकार के देखेंगे, तो त्रिभुजाकार बता रहा है, किस आकार के, तो त्रिभुज के आकार का है। जो नर्मदा नदी के दक्षिण में बोले थे कि नर्मदा नदी की, नर्मदा नदी बहती है यहाँ पे आके, तो इसके दक्षिण में सब है, तो दक्षिण में स्थित है। इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा श्रृंखला। पूछेगा कि जो नर्मदा नदी है किन दो पर्वतों के बीच में बहती है, तो बिंद पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में, सतपुड़ा पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी क्या है, अरब सागर में गिरती है, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ज्वार नद का निर्माण, एस्चुअरी का निर्माण करती है।
ये नदी चैप्टर आपको बताएंगे हम। जबकि महादेव, कैमूर, पहाड़ी, मैकाल इसके पूर्वी विस्तार है। क्या ये सब क्या है, इसको पूर्व साइड में आ रहे हैं सभी। जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इसके पूर्वी क्षेत्र में आ रहे हैं, इसी क्षेत्र को दर्शा रहा है। फिर दक्षिण के पश्चिमी भाग में ऊंची पर्वतों में कम ढाल वाला हो रहा है। इस क्षेत्र में आएंगे तो कम ढाल वाला एरिया हो रहा है, यहाँ पे देखा जाएगा, जिससे हम क्या करें, मेघालय करेंगे। कार्बी एग्लोना पठार भी कहते हैं इसको। तो इस तरह से इसको हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देखिए, और हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ये इसका जो देखेंगे उत्तर कछार पहाड़ी, जिसे मेघालय का जो एरिया होता है उत्तर पूर्वोत्तर जो कह रहा है, जिसे कार्बी एंगलोंग पठार के नाम से जानते हैं। किसको, तो मेघालय वाले एरिया का उत्तर कछार पहाड़ी क्षेत्र। यह एक भ्रंश द्वारा छोड़ा नागपुर पठार से अलग हो रहा है, ठीक है। अब पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो खासी जयंतियां है, ठीक है। पश्चिम पूछेगा गारो खासी जयंतियां जो 3 श्रृंखला है किस दिशा में है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ जाती है गारो। तो क्या है, पूर्व से पश्चिम का, ये हो गया आपको डब्ल्यू, हो गया ये आपको ई। तो पूर्व से पश्चिम को, जब पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पे फैली हुई है, पश्चिम से पूर्व की ओर फैली 3 श्रृंखला है, जो तीनों का गारो खासी जयंती है। ये जनजाति भी है, वहाँ के पहाड़ी भी है, मेघालय में है। दक्षिण पठार के पूर्वी एशिया और पश्चिमी सिरे पर पूर्वी पश्चिमी की स्थित है। अब इसमें पश्चिमी घाट देखेंगे, जिसे बता दें पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट है या पूर्वी घाट। अब इसमें देखेगा घाटों पर की विशेषताएं क्या है, इसमें प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ना है। तो पश्चिमी घाट में कौन कौन से घाट आ रहा है, पश्चिमी घाट के अंदर, पश्चिमी घाट के तट के समानांतर स्थित है। पश्चिमी घाट का जो तट है इस समानांतर सभा स्थित है। क्या क्या उसके सामने समझ आ रही है, तो 3 गो जो यहाँ पे जो 3 जो घाट है, जैसे इस पे देखेंगे तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। पूछेगा है कि किस घाट तट पर स्थित है, तो यह पश्चिमी तट पर स्थित है तीनों, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, जो समानांतर स्थित है किसके, पश्चिमी घाट के समानांतर स्थित है। और इसमें देखेगा यहाँ इसकी पूछता है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की कौन सी पहाड़ी सबसे बड़ी है, ये भी विशेषता है इसका। देखिए ये भी पूछता है कि कह रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे है। जो हमारे पश्चिमी घाट है, ठीक है, सॉरी, देखिए ये जो पश्चिमी घाट आ रहा है आपको, अरे पूर्वी घाट ज्यादा इतने, तो ये ज्यादा ऊंचा है किसके, इससे ज्यादा ही ऊंचा है। ये कह रहा है पूर्वी घाट में इतने मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की इतने मीटर है। फिर इसको और विशेषताएं दे रहा है, यहाँ पे विशेषताएं बता रहा है कि इसके विस्तार महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी का जो एरिया है यहाँ तक आपको आता है, यहाँ पे, ठीक है। इसका क्या हो रहा है कि दक्षिण में दे रहा है महानदी से लेकर नील नदी का जो एरिया है, महानदी से यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ नील नदी का जो एरिया है यहाँ तक इसका क्या पूर्वी घाट का विस्तार है। पूर्वी घाट का विस्तार कर विस्तार विस्तार है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। इसमें कह रहा है कि पूर्वी घाट में है क्या, ये कटते कटते गया है। क्यों काट रही है कि सब नदियाँ इसको काट दी है, तो ये सतत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 16 सतत विकास हुआ, कहीं नहीं काटा है पश्चिमी घाट में। तो सतत विकास किसका हुआ है, पश्चिमी घाट का, पूर्वी घाट का नहीं है। ये अनियमित आकार का है, क्या है, ये अनियमित टेढ़ मेढ़ गई है, ये अनियमित आकार है, ये अनियमित है। इसका कंटिन्यू विकास, इसका सतत विकास नहीं हुआ है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां को इनको काट दिया। पूछेगा कि पूर्वी घाट को कौन काटा है, तो बंगाल में जितने भी नदियां गिर रही है बंगाल की खाड़ी में वही सब काट देती है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है, पर्वत है तो वहां पर रोक देती है, अरावली सब कराती है। यह वर्षा घाट पश्चिमी ढालों पर आर्द्र हवा से टकरा कर उठने वाले कारण से होती है। पश्चिमी घाट विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। और पश्चिमी घाट कहेगा कि इसको ऊंचाई देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ जाती है। इस भाग के शिखर है, जैसे अनाईमुड़ी शिखर पूछे किस घाट में, पश्चिमी घाट में। देखिए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंचाई है अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई कितना है, दक्षिण भारत का ही पूछा है, अनाईमुड़ी सबसे पर्वत शिखर ऊंचा है 2695। दोदा बेड़ा है तमिलनाडु में, नीलगिरी में 2633 है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर पूछेगा तो महेंद्रगिरी है, जो उड़ीसा में है, ठीक है, महेंद्रगिरी है। फिर पूर्वी घाट में होगा सेवराय है। और जाबेड़ी की पहाड़ियां पूछे किस घाट में है, तो पूर्वी घाट में पूछे, घाट पूछेगा शुरू उतारते जाइएगा। अनाईमुड़ी क्या है, सबसे दक्षिणी पश्चिमी घाट के पहाड़ी है। दोदा बेटा है,
अब पूर्वी घाट में आ रहा था महेंद्रगिरी, सबसे क्या है, सबसे पूर्वी घाट सबसे ऊंची पहाड़ी का है महेंद्रगिरी है। और इसकी पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम पहाड़ियां है सेवराय पहाड़िया है, जाबेड़ी पहाड़िया है। इसको नोट करते जाइएगा। अब इसमें आगे देखते हैं थोड़ा, यहाँ पे देखिए इसी तरह फिर कह रहा है कि ऊटी जानते हैं आप लोग, ऊटी के बारे में आराम से जानते हैं। तो ऊटी देखिए उडंग मंडलम, मंडलम जिसे ऊटी के नाम है, पूछेगा ऊटी किस नाम से जानी जाती है, तो उडग मंडलम को ऊटी के नाम से जानते हैं। यही ऊटी में क्या हुआ था, बिपिन रावत कब देखेंगे हमारे जनरल थे, उनका यहीं पे दुर्घटना हुआ था। ठीक है, फिर देखेंगे कोडई, कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरीय प्रसिद्ध यहाँ पर चित्रित है। और ऊटी में जो है कोडई कनाल जो पहाड़ी प्रसिद्ध पर्वतीय नगर है, यही ऊटी में स्थित है। लेकिन मेन यही पूछ रहे कि ऊटी का तमिलनाडु में, सब दोनों का है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है, पर्वतीय नगर है ऊटी भी, वहाँ पर हमेशा मेघ घिरा रहता है। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता यह है कि यहाँ पाए जाने वाली काली मृदा पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपको अभी जो 11th का एग्जाम हुआ, फाइनल एग्जाम, एनुअल एग्जाम वही पूछा है, एनुअल एग्जाम। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अभी जो एनुअल एग्जाम हुआ है 11th क्लास के, तो यही में पूछता है काली मृदा को किस नाम से जानता है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। चाहे पूछेगा दक्कन ट्रैप को किस नाम से जानते हैं, तो दक्कन ट्रैप को काली मृदा के नाम से जानते हैं। फिर पूछेगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ज्वालामुखी से हुई है। पूछेगा कि प्रायद्वीपीय पहाड़ की विशेषताएं में ज्वालामुखी की उत्पत्ति किससे हुई है, ड्रैगन ट्रैप से हुई है। इसके शैल आग्नेय, पूछेगा किस शैल से हुई है, तो आग्नेय शैल से। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ साथ अपवर्तन हुआ है, टूटा फूटा है, ठीक है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार पश्चिमी, ठीक है, इसमें देखेंगे तो जितने में पहाड़ी पड़ है, अरावली है, अरावली पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार पश्चिमी उत्तर पश्चिम में किनारे पर स्थित है। जो अधिक अपवर्तित और खंडित क्षेत्र है। जो अरावली पर्वत क्या है, इसको अवशिष्ट पर्वत कहा जा रहा है, अवशिष्ट। पूछेगा अवशिष्ट पर्वत किसी को कहते हैं, तो अरावली पर्वत कहा है, इसलिए कहा कि हमेशा टूट रही है, हमेशा खंडित हो रही है, इसकी ऊंचाई भी घट रहा है। पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक फैली है, ये भी पूछता है ये एरिया कि अरावली पर्वत कहाँ से पे, तो गुजरात से, गुजरात वाला पार्ट में मेन तो राजस्थान में, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली वहां तक जाती है, गुजरात से होकर यह दिल्ली तक दक्षिणी पश्चिमी उत्तर पूर्वी दिशा में होती है। जो अरावली पहाड़ी पर है क्या है, जो रायसीना हिल्स, दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वहां पे, तो इसी पर ही स्थित है, रायसीना हिल पर ही स्थित है, अरावली पहाड़ी का ही उसका भाग है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए वीडियो का कि दक्कन ट्रेन वाले चीज है, प्रायद्वीपीय पहाड़ देख लिए, उत्तर भारत का विशाल मैदान देख लिए। जो चीज आपको समझ आए उसको नोट करते जाइए, और वीडियो के आपको उसको लिखिए, उसके बार बार रिवीजन करिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट जरूर कीजिए, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग को कीमत नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप सपोर्ट कीजिए हम लोगों का, कि ऐसे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।